गुड इवनिंग टू यू ऑल। कल हम लोगों ने विस्तार से इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस के ओरिएंटेशन की चर्चा की और ओरिएंटेशन की चर्चा के क्रम में हमने यह देखा कि प्रश्न बहुत सीमित दायरे से पूछे जा रहे हैं। भले ही प्रश्नों का दायरा सीमित हो, पर आप देखेंगे उसमें गहराई है और वह गहराई कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डिमांड करती है। बिना व्यापक समझ के और बिना उन गहराइयों में उतरे प्रश्नों को अप्रोच करना मुश्किलों से भरा होने जा रहा है। आज हम अपने उसी अप्रोचेज के साथ टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और प्रश्नों पर आने के पहले दो टॉपिक को हमें आपके साथ डिस्कस करना है ताकि एक लार्जर पर्सपेक्टिव में फिर क्वेश्चन आंसर को आपके साथ डिस्कस करते हुए बढ़ा जा सके। पहला टॉपिक जो मैं पिक करने जा रहा वह है इंडियन इकोनॉमी इन ओवरव्यू। भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक हम समग्र नजर डालने जा रहे हैं। बेसिकली अगर आप देखें तो इंडियन इकोनॉमी को अगर हमें डिवाइड करना है तो 3 फेजेज में इंडियन इकोनॉमी को रख करके देखे जाने की जरूरत है। और ये ध्यान रखेंगे कि इस सेक्शन को जब हम डील कर रहे हैं तो केवल इकोनॉमी को डील नहीं कर रहे, इस सेक्शन से ऐसे में भी प्रश्न उठा करके पूछे जाएंगे, ठीक है। और ऐसे में भी इस सेक्शन से प्रश्न उठा करके पूछे जाएंगे। तो मैं ये मान करके चल रहा हूं कि जीएस जो आपने तैयार किया है तो जीएस से रिलेटेड जो ऐसे के टॉपिक हैं वहां पर आप तैयार हैं। हम ये ऐसे के क्लास में मान करके चल रहे हैं और इसीलिए अदर देन जीएस जो इश्यूज हैं उनको हम वहां पर फोकस करते ज्यादा दिखाई पड़ेंगे। अब अगर ओवरव्यू के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो आजाद भारत की अर्थव्यवस्था को देखें तो आजाद भारत के आर्थिक विकास के चरणों को अगर आप देखें तो मैं इसे फर्स्ट फेज जो है 1947 टू 1991, सेकेंड फेज की बात करूं 1991 टू 2004, थर्ड फेज की बात करूं तो थर्ड फेज हम लेकर के चलेंगे 2004 टू 2014। और फोर्थ फेज को हम देखें तो फोर्थ फेज की जो हम बात करेंगे वो किसके कंटेक्स्ट में करेंगे? तो फोर्थ फेज की हम बात करेंगे 2009 टिल नाउ। अगर आप इसके कंटेक्स्ट में देखें तो इसके कंटेक्स्ट में देखने पर आप यह पाएंगे कि एक ओवरलैपिंग दिखाई पड़ रही है 2004 से 2014 के बीच और 2009 से टिल नाउ के बीच। मतलब 2 पीरियड कॉमन में है, कॉमनली वहां पर है। जब मैं चर्चा करूंगा तो अपनी चर्चा के क्रम में उसके कंटेक्स्ट की चर्चा करूंगा, ओवरलैपिंग हमने क्यों रखा है, उसका एक स्पेसिफिक पर्पस है, ठीक है।
ताकि आप जब फोर्थ फेज पर हम फोकस करें तो वहां से चीजों को कंटिन्यूएशन में देख पाने और समझ पाने की स्थिति में। अब दिक्कत हमारी क्या है, आप इस चीज को समझें। यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना नहीं के बराबर है। ये जो फर्स्ट फेज है इसको अक्सर नेहरूवियन फेज कहा जाता। नेहरूवियन फेज कह लें, प्री रिफॉर्म फेज कह लें इंडियन इकोनॉमी का, ठीक है। और अगर हम इस दौर में आकर के देखें तो यहां पर हम क्या पाते, अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या है, नेचर ऑफ इकोनॉमी क्या है, नहीं। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, नेचर ऑफ इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में आप जाकर के देखें, इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में अगर आप जाकर के देखें तो सोशलिस्ट ओरिएंटेशन जो है वो ज्यादा डोमिनेंट आपको दिखाई पड़ेगा। समाजवादी रुझान यहां पर डोमिनेंट आपको दिखाई पड़ेगा। नंबर 2 अगर आप यहां पर जाकर के देखें तो आप क्या पाएंगे, आप यह पाएंगे यहां पर कि यह जो नेचर ऑफ इकोनॉमी है, यह जो मिक्स इकोनॉमी है, नहीं, अगर हम देखें तो बंद अर्थव्यवस्था का फॉर्म लिए हुए है। क्लोज्ड इकोनॉमी है ये। और क्लोज्ड इकोनॉमी या किस कंटेक्स्ट में है, बंद अर्थव्यवस्था या किन संदर्भों में है। तो अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो यह बंद अर्थव्यवस्था इस कंटेक्स्ट में है कि एक कॉलोनियल जो एक्सपीरियंसेज रहे, उस कॉलोनियल एक्सपीरियंसेस के कारण जो है यह धारणा बनती हुई दिखाई पड़ती कि कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन गुड्स, डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कैपिटल, डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डिपेंडेंसी एंड ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी, मतलब विदेशों पर निर्भरता जो है वह कहीं ना कहीं खतरनाक साबित होगी इन द लॉन्ग रन। मतलब जिस इंडिपेंडेंस को हमने हासिल किया है, जो फ्रीडम हमें एक लंबे संघर्ष के बाद मिला, उस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना, उस इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो अगर उस डिपेंडेंसी को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अगर उस डिपेंडेंसी को हम प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो यह तभी संभव होगा जब सेल्फ सफिशिएंसी की दिशा में प्रयास किया जाए, जब फॉरेन डिपेंडेंसी को कम किया जाए। और इसलिए अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं फॉरेन गुड्स के प्रति, इंपोर्ट्स के प्रति, फॉरेन टेक्नोलॉजी के प्रति, फॉरेन कैपिटल के प्रति, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के प्रति भारत का जो नजरिया होता उस दौर में क्या होता, निगेटिव होता है, नकारात्मक नजरिया होता है। उससे हम बचने की कोशिश करते हैं, जहां तक परहेज कर सकें उनसे परहेज करने की कोशिश होती है। दूसरी भी तीसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है, प्लान्ड इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी प्लान्ड इकोनॉमी है। और अगर इंडिया के प्लान्ड इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में बात करें तो हम क्या पाते हैं, अगर इंडिया के प्लान्ड इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो हम यह पाते हैं कि नेचर ऑफ प्लानिंग क्या है। प्लान्ड इकोनॉमी के मॉडल को हमने यूएसएसआर से अपनाया, नहीं क्या? यह प्लान्ड इकोनॉमी जो है, अगर आप देखें, इंपरेटिव प्लानिंग का मॉडल है, आदेशात्मक आयोजन है।
यह आदेशात्मक आयोजन का मॉडल है, इंपरेटिव प्लानिंग का मॉडल है। इंपरेटिव प्लानिंग में स्टेट का रोल क्या होता है, गवर्नमेंट का रोल क्या होता है, तो स्टेट और गवर्नमेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के रूप में सामने आते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी पर स्टेट का कंट्रोल होता, इकोनॉमिक एक्टिविटी पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें, नहीं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहकर, स्टेट के कंट्रोल में रहकर प्राइवेट सेक्टर को अपना रोल प्ले करना होता, अपना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह करना होता है। और इस बात को इंश्योर करने के लिए कि प्राइवेट सेक्टर अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करें, इसके लिए आवश्यकता किस बात की होती है, प्राइवेट सेक्टर अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करें, इसके लिए आवश्यकता इस बात की होती है कि हम जो है क्या करें, मतलब इसके लिए दंड और पुरस्कार की नीति को अपनाया जाता, पॉलिसी ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट की पॉलिसी को अपनाया जाता। अर्थात सरकार की नीतियों से जो लोग नीतियों को जो लोग फॉलो करते, सरकार की अपेक्षाओं के अनुरूप जो काम होता, सरकार के आदेशों का जो अनुपालन करते, उनको पुरस्कृत किया जाता, और जो उसे वायलेट करते हैं उनको पनिश किया जाता है। और इस कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो अगला बिंदु जो इमर्ज करता हुआ आता कि इस चीज को रेगुलेट करने के लिए लाइसेंसिंग सिस्टम को अपनाया जाता। मतलब लाइसेंसिंग सिस्टम के जरिए पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को रेगुलेट करने की कोशिश वहां पर की गई है। नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप जाकर के देखें तो आप क्या पाते, तो आप यह पाते हैं कि कठोर श्रम नीति, नहीं, स्ट्रिक्ट लेबर पॉलिसी को फॉलो किया जाता। और स्ट्रिक्ट लेबर पॉलिसी का मतलब क्या है, हमारे जो लेबर लॉ हैं वो लेबर के फेवर में बनाए गए, एंटरप्रेन्योर्स के जो इंटरेस्ट हैं, उद्यमी वर्ग के जो हित हैं, उनको अपेक्षित महत्व नहीं दिया गया है। एक संतुलन जो होना चाहिए, नहीं, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और लेबर इंटरेस्ट के बीच, दोनों के इंटरेस्ट के बीच एक स्ट्राइकिंग बैलेंस की आवश्यकता होती है। उस बैलेंस का यहां पर अभाव दिखाई पड़ता है। और अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो आपको बायसनेस दिखाई पड़ेगा किसके प्रति, तो यह बायसनेस दिखाई पड़ता है आपको, यह बायसनेस दिखाई पड़ता है किसके प्रति, तो यह बायसनेस आपको दिखाई पड़ता है लेबर्स के प्रति, वर्कर्स के प्रति। और अल्टीमेटली अगर आप जाकर के देखें तो यह लेबर लॉ जो है वर्कर्स के भी इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जाता है। ऐसा नहीं कि इससे वर्कर्स का कोई भला हो रहा। अगेन अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो अगला डायमेंशन और क्या उभर करके आता, इस दौर में आप जाकर के देखें आयात प्रतिस्थापन की नीति को अपनाया जाता। बंद अर्थव्यवस्था की बात हमने जैसे की, नहीं, तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या, विदेशी निवेश इसको क्या किया जा रहा, प्रमोट करने की बजाय डिमोट किया जा रहा है। इसको प्रमोट करने के बजाय डिमोट किया जा रहा है। विदेशी व्यापार को प्रमोट करने की बजाय क्या किया जा रहा, हतोत्साहित करने की कोशिश की जा रही है, डिमोट करने का प्रयास किया जा रहा। और इसके मद्देनजर देखें आयात प्रतिस्थापन पर जोर है।
इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर जोर है यहां पर। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझते? मतलब इंडिया अपनी नीड्स और रिक्वायरमेंट, जिन नीड्स और रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए भारत की विदेशों पर निर्भरता थी, फॉरेन कंट्रीज पर निर्भरता थी, इंपोर्ट पर निर्भरता थी, भारत ने उसके डोमेस्टिक प्रोडक्शन को फोकस किया और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को फोकस करते हुए डोमेस्टिक प्रोडक्शन के जरिए इंपोर्ट को रिप्लेस करने की कोशिश की ताकि आयात पर निर्भरता कम की जा सके। और अगर आप इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, आयात प्रतिस्थापन पर जोर के कारण अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट क्या रहता? एक्सपोर्ट नेग्लेक्टेड रहता है। निर्यात जो है वह कहीं ना कहीं उपेक्षित रहता है, निर्यात की उपेक्षा होती है। इतनी बातें स्पष्ट हुई नहीं? तो विदेशी बाजार में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जो संभावनाएं थी, चाहे टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या अदर नीड रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या विदेशी मार्केट, विदेशी बाजार भारतीय उत्पादों के लिए, इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए, प्रोड्यूस के लिए एक बड़े बाजार के रूप में जो काम करता, वहां जो मार्केट पोटेंशियल इंडियन गुड्स के लिए था उसको भी ओवरलुक किया गया, उसको भी क्या किया गया? नेग्लेक्ट करने की कोशिश की गई। इतनी बातें स्पष्ट हुई। अगेन अगर आप जाकर के देखें, प्राइस पॉलिसी के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, कीमत नीति के संदर्भ में जाकर देखें, तो प्रशासित कीमत नीति, एडमिनिस्ट्रेड प्राइस पॉलिसी को यहां पर फॉलो किया जा रहा है। और एडमिनिस्ट्रेड प्राइस पॉलिसी का मतलब क्या है? एडमिनिस्ट्रेड प्राइस पॉलिसी का जो मतलब है वह यह कि प्राइस डिटर्मिनेशन जो हो रहा है, कीमतों का जो निर्धारण हो रहा है, वह किसके द्वारा हो रहा? कीमतों का निर्धारण जो है वह आपको सरकारी हस्तक्षेप के जरिए, प्रशासनिक तंत्र के हस्तक्षेप के जरिए कीमतों का निर्धारण हो रहा है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें तो कहीं ना कहीं 1947 से लेकर 1991 तक आपको यह अप्रोच दिखाई पड़ता नहीं। इस अप्रोच में अगर आप देखें, एक टर्म यूज होता अंग्रेजी में पैचिंग, नहीं, और हिंदी में क्या कहते हैं? चिप्पी साटना। साइकिल वगैरह पंक्चर हो जाता तो क्या करते हैं? साइकिल अगर पंक्चर हो जाता है तो हम ले जाते हैं साइकिल को जो रिपेयर करते हैं, नहीं, और वो क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं कि पंक्चर कहां पर है, नहीं, और सुलेशन और पुराने ट्यूब की सहायता से उस पंक्चर को बनाते हैं, नहीं। कई बार आप देखेंगे जब ट्यूब पुराना हो जाता, नहीं, और लगातार पंक्चर ट्यूब के जरिए काम चलाने की कोशिश करते हैं रिपेयरिंग के जरिए, तो लास्ट में अगर कोई रेगुलर आपका साइकिल मिस्त्री है तो आपको क्या सजेस्ट करता? सर अब इस ट्यूब की जाम छोड़ दीजिए, अब ट्यूब बदल दीजिए ना, क्योंकि अब बार बार जो है ये समस्या आएगी। तो हम वहां पर क्या करते? ट्यूब चेंज करते। तो अगर आप इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो 1947 से 1991 के दौरान आप देखेंगे यही काम हम करते हैं। इकोनॉमी में जरूरत ओवरऑल हॉल की होती नहीं, और ओवरहॉलिंग की बजाय हम क्या करते? हम जो है पैचिंग का काम करते। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना होती तो पहली पंचवर्षीय योजना में हम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करते? हम करते यह हैं कि फूड सफिशिएंसी को हम टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देते,
और उसके मद्देनजर एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी जाती, ऐसी स्ट्रैटेजी डिजाइन की जाती जो एग्रीकल्चरल सेक्टर के ग्रोथ और डेवलपमेंट के जरिए फूड सफिशिएंसी को इंश्योर कर सके, खाद्यान्न मामलों में आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित कर सके। पहली पंचवर्षीय योजना में हमने फूड सफिशिएंसी हासिल भी की। सेकेंड 5 ईयर प्लान में आकर के क्या होता, यहां से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है, तभी तो रिफॉर्म और उसके कंट्राडिक्शन को समझेंगे। अब अगर आप देखें सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने मान लिया जो फूड सफिशिएंसी हमने हासिल की है उसमें परमानेंसी है, वो परमानेंट अब है। और हमने फोकस किसकी तरफ शिफ्ट किया, हमने फोकस शिफ्ट किया जो है इंडस्ट्री की तरफ। और इंडस्ट्री में भी अगर आप जाकर के देखें हमने किसको फोकस किया, इंडस्ट्री में भी हमने बेसिकली आप देखें सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने महालनोबिस मॉडल को आधार बनाया। और महालनोबिस मॉडल जो है हैवी कैपिटल बेस्ड हैवी इंडस्ट्री को फोकस करते और उसके आधार पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते। अगर आप देखें तो यह मॉडल एट दैट टाइम महत्वपूर्ण था। इसलिए यह मॉडल महत्वपूर्ण था क्योंकि कॉलोनियल पीरियड के दौरान जो थोड़े बहुत इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुए नहीं, और जो थोड़े बहुत इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुए वो कॉलोनियल नीड्स और रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो हुए। अब इसके परिणाम स्वरूप अगर आप जाकर के देखें तो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वह अंडर डेवलप्ड था, बैकवर्ड स्थिति में था। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हो पाया था। अब अगर हम वहां से बढ़ें तो अगला जो डायमेंशन इमर्ज करता आता, हमने इसको फोकस तो किया इंडस्ट्रियल, और इसके जरिए कैपिटल बेस्ड हैवी इंडस्ट्री को फोकस करते हुए हमने क्या किया, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश की और अपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट को एक्सेलरेट करने का प्रयास किया। इसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन समस्या क्या थी, आवश्यकता थी उसको सप्लीमेंट और कंप्लीमेंट करने की। और उसको सप्लीमेंट और कंप्लीमेंट किसके जरिए करने की आवश्यकता थी, तो उसको सप्लीमेंट और कंप्लीमेंट करने की आवश्यकता थी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जरिए, श्रम आधारित उद्योगों के विकास की रणनीति के जरिए। क्योंकि भारत जो है लेबर सरप्लस कंट्री था नहीं, और इसके लार्जर पॉपुलेशन को किसकी जरूरत थी, या कैपिटल इंटेंसिव कंट्री नहीं था भारत, लेबर इंटेंसिव कंट्री था। और इसके लार्जर पॉपुलेशन के लिए अगर आप जाकर के देखें तो आवश्यकता किस चीज की थी, एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता थी। और इसमें जिसको आज आप एमएसएमईज कहते नहीं, उस दौर में विलेज और कॉटेज इंडस्ट्री की बात होती थी नहीं, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों की बात होती थी। वो लेबर इंटेंसिव होते हैं, कैपिटल पर उनके ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए वैसी निर्भरता नहीं होती। और विलेज और कॉटेज इंडस्ट्री पर बेस्ड जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, ठीक है, उस इंडस्ट्रियलाइजेशन की खासियत क्या होगी, वह इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्लूसिव भी होगा, समावेशी भी होगा, और वह सस्टेनेबल भी होगा। इंक्लूसिवनेस की बात कर रहे हैं, उसमें इकोनॉमिक इंक्लूसिवनेस होगा, उसमें सोशल इंक्लूसिवनेस होगा, उसमें रिलीजियस इंक्लूसिवनेस होगा, उसमें रीजनल इंक्लूसिवनेस होगा। बातें समझ रहे हैं या नहीं? नहीं। अब अल्टीमेटली क्या होता, हम फोकस सेकेंड 5 ईयर प्लान में लूज करते, इंडस्ट्री पर फोकस करते। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की जो स्ट्रैटेजी थी, उस ग्रोथ की स्ट्रैटेजी में आप देखेंगे कुछ फॉल्ट लाइन थे। दूसरी ओर हमने इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए एग्रीकल्चरल ग्रोथ से कंप्रोमाइज किया, क्योंकि हमारा फोकस शिफ्ट कर गया। हम इस बात को नहीं समझ पाए कि जो फूड सफिशिएंसी हमने हासिल की है,
जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ और डेवलपमेंट है ये बंद है, उसको इसको कीजिए, उसको ओनली मी करवा दीजिए, ठीक है, करवा दिए है ना। और ये चीजें हो जाएंगी, आज डिस्कशन हो जाएगा तो अपलोड यूट्यूब पर कर दीजिएगा। तो मैं ये कह रहा था, अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें, सेकेंड 5 ईयर प्लान का परिणाम क्या होता? परिणाम यह होता है कि एक बार फिर से हम अपनी फूड्स रिक्वायरमेंट के लिए विदेशों की ओर जाना पड़ता, हम अपनी फूड सफिशिएंसी को लूज करते हैं। एंड एट द सेम टाइम देखें, अगर आपने लाइसेंसिंग प्रणाली प्री के दौर में पढ़ा होगा या कहीं पर भी पढ़ा होगा, मेंस के लिए पढ़ा होगा, तो आप देखेंगे हमने क्लासिफाई किया इंडस्ट्रियल आइटम को 3 कैटेगरी में, नहीं? शेड्यूल ए क, शेड्यूल बी ख, शेड्यूल सी ग। अनुसूची क में अगर आप देखें तो 17 मद हमने शामिल किए, हैवी बेस्ड, कैपिटल बेस्ड हैवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए। और ये जो 17 मद थे ये पूरी तरह से किनके लिए रिजर्व किए गए? नहीं, उनका कंट्रोल, उनकी ओनरशिप पूरी तरह से स्टेट के जिम्मे थी। और स्टेट के कंट्रोल वाले जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस थे, उनको यह उम्मीद की गई कि इन 17 मदों के संदर्भ में इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी तैयार करें, स्टेट तैयार करें और पब्लिक सेक्टर को लीड करना था। बस इतना किया गया कि जो प्राइवेट सेक्टर के एंटरप्रेन्योर्स या कॉर्पोरेट पहले से काम कर रहे थे इन 17 मदों के संदर्भ में, उनको टच नहीं किया गया, उनको कहा गया आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और बेसिकली अगर आप देखें तो इसके पीछे धारणा क्या थी? इसके पीछे धारणा केवल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक और धारणा काम कर रही थी। वह यह कि यह समझा गया कि भारत के पास विशाल आबादी है, लार्जर पॉपुलेशन है। लार्जर पॉपुलेशन मींस लार्जर मार्केट पोटेंशियल, नहीं? और लार्जर मार्केट पोटेंशियल किसके कंटेक्स्ट में? तो लार्जर मार्केट पोटेंशियल जो है वह कंज्यूमर गुड्स के कंटेक्स्ट में, उपभोक्ता वस्तुओं के कंटेक्स्ट में। और उपभोक्ता वस्तुओं को अनुसूची ग में रखा गया। तो यह उम्मीद की गई कि इनके द्वारा जो प्राइमरी कैपिटल गुड्स का उत्पादन किया जाएगा, नहीं, वह उत्पादन जो है वह कहीं ना कहीं उपभोक्ता उद्योगों का जो तेजी से विस्तार और विकास होगा वह उसके कंजम्पशन में सहायक होगा। और अनुसूची ख के अंतर्गत देखें, ग तो कंज्यूमर इंडस्ट्री, गुड्स इंडस्ट्री हो गए। अनुसूची ख के कंटेक्स्ट में देखें तो उसमें 12 मदों को शामिल किया गया है जो इंटरमीडिएट गुड्स से संबंधित थे, मध्यवर्ती उत्पादों से संबंधित थे। और इन 12 मदों के संदर्भ में अगर आप देखें तो लीडिंग रोल दिया गया पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज को, राज्य के स्वामित्व और नियंत्रण वाले उपक्रमों को। और इन 12 मदों के संदर्भ में जो प्राइवेट सेक्टर थे उनसे यह उम्मीद की गई कि वो कंप्लीमेंट्री रोल प्ले करें, उनके नेतृत्व, उनके नियंत्रण, उनके स्वामित्व के अधीन, उसके नियंत्रण के अंतर्गत रह करके काम करें। लेटर ऑन ज्वाइंट वेंचर का कॉन्सेप्ट यहीं से इमर्ज करता। और अनुसूची ग जो है जिसमें कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज थे, उनको प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया। नहीं? अब अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो परसेप्शन था कि कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री का इतनी तेजी से डेवलपमेंट होगा कि वो कैपिटल बेस्ड हैवी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं उनको कंज्यूम कर पाने में समर्थ होगी, आगे चल करके यह बात गलत साबित होती। ऐसा नहीं होता है, यह कैलकुलेशन वर्क नहीं करता। परिणाम क्या होता?
परिणाम होता सेकेंड 5 ईयर प्लान बुरी तरह से फेल करता है, और थर्ड 5 ईयर प्लान में हमें फिर वापस कहां लौटना पड़ता, हमें एक बार फिर से एग्रीकल्चर सेक्टर के ग्रोथ को प्राथमिकता देनी होती। अब अगर आप जाकर के देखें, थर्ड 5 ईयर प्लान भी डिबैकल होता है, क्योंकि थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान अगर आप देखें तो दो युद्ध लड़ने पड़ते। चीन के साथ युद्ध होता, पाकिस्तान के साथ युद्ध होता। पूरा का पूरा फोकस अगर आप देखें, रिसोर्स एलोकेशन जो प्लान के लिए होना था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए होना होता, उसको जो वार रिक्वायरमेंट थी, वार के मद्देनजर जो डिफरेंस रिक्वायरमेंट थी, उसको फुलफिल करने के लिए शिफ्ट करना होता। और इसी कंटेक्स्ट में देखें तो 1965 का भयंकर अकाल, हालात यहां तक पहुंच जाते कि हमें रुक करके क्या करना होता, 5 ईयर प्लान को ड्रॉप करना होता है, और 3 साल के लिए हमें एनुअल प्लान, इसके लिए प्लान हॉलिडे संज्ञा का इस्तेमाल किया जाता, योजनावकाश संज्ञा का इस्तेमाल। और 3 वार्षिक योजनाओं के जरिए, एनुअल प्लान के जरिए कोशिश क्या की जाती, इकोनॉमी के जो बेसिक नीड्स और रिक्वायरमेंट है, उस नीड्स और रिक्वायरमेंट को, इमीडिएट नीड्स और रिक्वायरमेंट जो है उसको फुलफिल करने की कोशिश की जाती। यही वह दौर है जिस दौर में आप देखेंगे तो पैचिंग का काम भी शुरू होता है, क्योंकि इस समय तक आते आते जो इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की स्ट्रेटजी डिजाइन की गई थी, उसके फॉल्ट लाइन सामने आने लगते और उसके रिपरकशन सामने आने लगते। परिणाम क्या होता, आप अगर देखें तो यह हुआ दौर है जिस दौर में हजारी कमेटी का गठन होता, सुबिमल दत्त कमेटी का गठन होता। नहीं, एगेन अगर आप जाकर के देखें तो एगेन आप देखेंगे एमआरटीपी जो है आयोग का भी गठन होता है। अल्टीमेटली होता क्या, तो आप देखेंगे 1965, 66, 67 तक आते आते कई इनिशिएटिव लिए जाते। यह देखा गया कि जो भारत की जो आर्थिक नीति थी, औद्योगिक नीति थी, लाइसेंसिंग प्रणाली थी, ये बड़े कॉर्पोरेट्स को फेवर करती है, और इसके कारण कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वाली स्थिति पैदा ले रही है। नहीं तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को चेक करने के लिए एमआरटीपी अधिनियम को इंट्रोड्यूस किया जाता। एमआरटीपी अधिनियम के जरिए क्या किया जाता, उस कंपनी को, पूरा फुल फॉर्म है मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज एक्ट 1969। एमआरटीपी कंपनी किसको माना गया, ऐसी कंपनी जिसका नेटवर्थ जो है 20 करोड़ या 20 करोड़ से ज्यादा है, उसको एमआरटीपी कंपनी कहा गया। और जो एमआरटीपी कंपनी थी उसको एंटरप्रेन्योरशिप के नए क्षेत्र में प्रवेश के लिए या उसे अपने विस्तार के लिए पहले परमिशन लेना पड़ता था, और परमिशन मिलने के बाद ही वह उद्यमता के नए क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे, न्यू एंटरप्रेन्योरशिप की दिशा में इनिशिएटिव ले सकते थे, अदरवाइज नहीं। दूसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें, आप यह पाएंगे कि 1967 में लघु उद्योगों के लिए आरक्षित मदों की प्रणाली को शुरू किया गया। पहले पहल देखेंगे 48 मदों को लघु उद्योगों के लिए आरक्षित किया गया। नहीं, और इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस था जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो लेबर इंटेंसिव है, नहीं, जो कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना, क्योंकि एक तो कम कैपिटल की आवश्यकता होगी उसके लिए, और दूसरा उनकी वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के भी क्रिएशन में क्या होंगे, सहायक होंगे। धीरे 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 क्या देखेंगे, एसएसआई के लिए
रिजर्व आइटम की संख्या बढ़ने लगती है। और 1989-90 तक आते आते 1980 के दशक के अंत तक आते आते देखें, रिजर्व आइटम की संख्या बढ़ करके कहां पहुंच जाती? 875 तक पहुंच जाती। नहीं, और यहां पर ध्यान रखेंगे, ये अपने आप में ग्रोथ कंस्ट्रेंट के रूप में सामने आते। ये जो एसएसआई आरक्षण प्रणाली शुरू की गई, ये विकास अवरोध के रूप में सामने आते, क्योंकि इन 875 मदों में अगर आप जाकर के देखें, 873 मदों में 873, 873 मदों में देखेंगे 75 मद एसएसआई जीडीपी के 80% को रिप्रेजेंट करते थे। मतलब 75 मद ऐसे थे जिनका एसएसआई जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 80% था। इसका मतलब क्या हो गया? रेस 798 आइटम्स जो हैं, जो एसएसआई के लिए रिजर्व किए गए, उनका कंट्रीब्यूशन एसएसआई की जीडीपी में मेयर 20% था। और 20% मेयर 20% का कंट्रीब्यूशन यह क्या बतलाता है कि उन मदों के संदर्भ में ना तो एसएसआई परफॉर्म कर पा रहे हैं और ना उन मदों में बड़े कॉरपोरेट्स को जो है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की अनुमति दी गई है। तो ये तो दोहरा घाटा हुआ ना। और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो 1947 से 1991 तक देखें, दोहरा संरक्षण है। एक संरक्षण क्या है? बंद आर्थिक नीति के कारण विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण है। और दूसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें तो आप क्या पाएंगे? तो दूसरा कंटेक्स्ट से यहां पर उभर कर आता कि यहां पर समस्या जो है वह आपको है घरेलू निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा से भी संरक्षण है। डोमेस्टिक प्राइवेट प्लेयर्स के कॉम्पिटिटिवनेस से, क्योंकि लीडिंग रोल किसका है? प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज का है। प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज आर प्लेइंग द लीडिंग रोल, नहीं? और वो जो प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज है उनको पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज आर प्लेइंग द लीडिंग रोल। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज कौन है? स्टेट की ओनरशिप वाले और स्टेट के कंट्रोल वाले। तो उनको डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर के कॉम्पिटिटिवनेस से भी प्रोटेक्शन दिया जा रहा है और इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसका असर क्या होता? इसका असर जो है वह पब्लिक सेक्टर पर पड़ता है। किस रूप में? उनकी एफिशिएंसी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी प्रभावित होती है। नंबर 1, आर्थिक कार्यकुशलता प्रभावित होती है। नंबर 2, अगर देखें, नहीं, दूसरी चीज, वे अप्रतिस्पर्धात्मक होते, नहीं, वे कॉम्पिटिटिव नहीं होते, क्योंकि प्रोटेक्शन के कारण जो है कॉस्टिंग उनकी क्या है? हाइयर है, प्रोडक्शन कॉस्ट हाइयर है, तो वो कहीं ना कहीं कंपीट भी नहीं कर पा रहे हैं। और ओवरऑल देखें इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी पर? इंडियन इकोनॉमी की एफिशिएंसी पर भी उसका असर पड़ेगा और इंडियन इकोनॉमी के कॉम्पिटिटिवनेस पर भी उसका एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा, नहीं? और धीरे धीरे अगर आप देखें तो पब्लिक सेक्टर के साइज जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पब्लिक सेक्टर का बढ़ता हुआ यह आकार जो है अर्थव्यवस्था पर उनके बढ़ती हुई पकड़ और अर्थव्यवस्था पर बढ़ते हुए दबाव को इंडिकेट करता है, कंट्रोल को इंडिकेट करता है।
और यह कंट्रोल इतना बढ़ जाता है कि पब्लिक सेक्टर जाइंट्स संज्ञा का इस्तेमाल शुरू होता। मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो हैं वो राक्षस की भांति विकराल होते चले जाते और एक मेजर ग्रोथ कंस्ट्रेंट के रूप में सामने आते। नहीं, अगेन अगर आप जाकर के देखें, एमएसपी की भी चर्चा सुनी होगी। 1965 में चले जाएं, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, एलके झा पीएमओ में थे। एलके झा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया और एलके झा की अध्यक्षता में जिस कमेटी का गठन किया गया उस कमेटी ने 3 रिकमेंडेशन दिए। एक रिकमेंडेशन उसने दिया फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना का, एफसीआई। नहीं, दूसरा उसने रिकमेंडेशन दिया एग्रीकल्चरल प्राइस कमेटी के गठन का, एपीसी। बाद में एपीसी को है एग्रीकल्चरल प्राइस कमेटी को ही रीनेम किया गया सीएसीपी के रूप में, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, अर्थात कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। आज भी अगर आप जाकर के देखेंगे एमएसपी के कंटेक्स्ट में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के कंटेक्स्ट में रिकमेंडेशन जो है किसके द्वारा किया जाता? सीएससीपी के द्वारा किया जाता। और फाइनल ऑथोरिटी किसके पास होती है डिसीजन मेकिंग? नहीं, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के जिम्मे होती है, सीसीईए। फाइनल डिसीजन उसी का होता। और तीसरा एमएसपी नीति की अनुशंसा इनके द्वारा की गई। नहीं, ताकि किसानों को एक और किसानों के लिए उनके उपज की न्यूनतम कीमत के जरिए क्या किया जा सके, उत्पादन के लिए मिनिमम प्रोत्साहन को सुनिश्चित किया जा सके। और दूसरा पर्पस था किसानों को बाजार ताकतों के हाथों शोषण से बचाना। नहीं, नेक्स्ट अगर मूव करें तो आप देखेंगे अरब इजराइल युद्ध की पृष्ठभूमि में वाइल्ड क्राइसिस इमर्ज करता है। और जब वाइल्ड क्राइसिस इमर्ज करता है तो आपको अच्छी तरह से पता है इंडियन इकोनॉमी वाइल्ड नीड्स और रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनर्जी नीड्स और रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? डिपेंडेंट इकोनॉमी है। किस पर डिपेंडेंट इकोनॉमी है? तो यह डिपेंडेंट है मतलब इंपोर्ट पर, फॉरेन कंट्रीज पर। और इसलिए अगर आप देखेंगे आज भी तेल की कीमतों में, अगर तेल की कीमतों पर थोड़ा भी दबाव बढ़ता है, भारतीय अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगती है। नहीं, तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो इस बैकग्राउंड में आप देखेंगे एक बार फिर से प्रॉब्लम इमर्ज करता। 1973 में फेरा इंट्रोड्यूस किया जाता, फॉरेन एक्सचेंज, मतलब 1967 में एसएसआई आरक्षण, 1969 में एमआरटीपी एक्ट, 1973 में फेरा। फेरा का मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, विदेशी मुद्रा विनियमन कानून। नहीं, और अगर आप देखें तो फेरा के वायलेंस को इकोनॉमिक ऑफेंस की बजाय क्या माना गया? विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन को, एक तो कानून कठोर थे और विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन को जो है आर्थिक अपराध की बजाय क्या माना गया? अपराध माना गया, क्राइम माना गया, दंडनीय अपराध माना गया, जिसके लिए आर्थिक जुर्माने के साथ साथ शारीरिक दंड की व्यवस्था की गई।
बात है। अगर यह केवल इकोनॉमिक ऑफेंस होता, नहीं तो इकोनॉमिक ऑफेंस होता तो केवल पेनाल्टी की बात होती, आर्थिक जुर्माना उनके ऊपर लगाया जाता। लेकिन चूंकि इन्हें जो है क्रिमिनल ऑफेंस, दंडनीय अपराध घोषित किया गया, तो उस स्थिति में दंडनीय अपराध जो भी होंगे, आर्थिक जुर्माना होगा या शारीरिक दंड, जेल की सजा, या फिर दोनों, ये तीनों चीजें उसमें होती हैं। नहीं, अब अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो मोटा मोटी लड़खड़ाती हुई यह अर्थव्यवस्था 1991 तक चलती है, 1991 तक। 1980s में मैंने बात की, ये जितनी कोशिश है, ये क्या किया जा रहा है, चिप्पी लगाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, यहीं पर अगर आप जाकर के देखें 1965, 66 एमएसपी की बात हमने की, ये सारी चिप्पी लगाने की कोशिशें चल रही हैं। नहीं, और अगर गौर से देखिएगा तो आज भी देखेंगे, आज ये चिप्पी पर चिप्पी हम लगाए जा रहे हैं। हाल के वर्षों में एक बार फिर से उसी पर हमें चर्चा करनी है, उसी चीज को समझना है, तब आगे जो टॉपिक डिस्कस करूंगा ना, वो टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। 1980 के दशक में इससे दूर हटने की कोशिश आपको दिखेगी। 1980 में आप देखेंगे जब इंदिरा गांधी की दोबारा वापसी होती है, तो उस स्थिति में देखेंगे मारुति सुजुकी समझौता होता, ज्वाइंट वेंचर मारुति सुजुकी। और मारुति सुजुकी ज्वाइंट वेंचर जो है वह नेहरूवियन इकोनॉमिक मॉडल से दूर हटने की पहली कोशिश थी। 1985 में आकर के देखें, नहीं, आज जो हमारी सरकार कहती है नहीं कि हम देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, अब पता नहीं कब तक बनेगी, कभी न कभी तो बनेगी ही, ये भरोसा है। नहीं, लेकिन 2016 से ही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की कोशिश की जा रही है, और जनता भी मदमस्त है, समझे। उसको भी भरोसा है कि देर सवेर यही सरकार है जो देर सवेर भी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी को बना सकती है, किसी दूसरे सरकार के बस की बात नहीं है। तो खैर, तो ये जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं, आयात प्रतिस्थापन की जगह हम निर्यात संवर्धन की तरफ बढ़ते, निर्यात की ओर फोकस बढ़ता। तीसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें, नहीं, नेचर ऑफ प्लानिंग में भी परिवर्तन आता, और वह परिवर्तन क्या है, इंपरेटिव प्लानिंग से, आदेशात्मक आयोजन से निर्देशात्मक आयोजन की तरफ बढ़ते। इंपरेटिव प्लानिंग से इंडिकेटिव प्लानिंग की तरफ बढ़ते। नहीं, अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, निर्देशात्मक आयोजन में क्या होता, इंडिकेटिव आदेशात्मक में क्या होता था पता है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट की पॉलिसी। नहीं, यहां पर आकर के देखें, अब रिवार्ड एंड पनिशमेंट नहीं, अब जो है वह प्रेरणा और प्रोत्साहन की नीति अपनाई जाती है। स्टेट जो है फैसिलिटेटर के रोल में आता, राज्य की भूमिका में भी बदलाव आता, राज्य और सरकार की भूमिका में बदलाव, राज्य और सरकार की भूमिका में क्या बदलाव आ रहा, नहीं, तो पहले राज्य और सरकार आप कह लें
लुई 14वां वाले रोल में था, नियंत्रणकारी की भूमिका में, कंट्रोलिंग ऑथोरिटी की भूमिका में। नहीं, आई एम द किंग एंड माई वर्ड इज लॉ, यू हैव टू फॉलो माई वर्ड व्हिच इज ए रूल। नहीं, अब जो है राज्य सरकार की भूमिका बदली, अब जो है लुई 16वां की भूमिका में आता है। लुई 16वां की भूमिका का मतलब अब नियंत्रणकारी की भूमिका में नहीं, आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप कर रहा। नहीं, अब अगर सरकार चाहती है ना कि आप बिहार में आकर के निवेश करें, तो सरकार पहले अपना पैसा उसा लेकर के किधर चलेगी? बिहार की तरफ करेगी। बिजली की स्थिति में सुधार होगी, सड़क की स्थिति में सुधार होगी, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगी। नहीं, जब इन तमाम स्तरों पर सुधार होगी तो क्या होगा? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप करेगा, नहीं तो हमेशा ध्यान रखें, पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को पुल करता है। नहीं, दूसरा, सरकार कहेगी कि देखिए अगर आप लोग बिहार में निवेश कीजिएगा तो जो भी निवेश कीजिएगा तो इतने साल तक आपको टैक्स में पूरी छूट मिलेगी, इतने समय तक आधी छूट मिलेगी। नहीं, लैंड एक्विजिशन आसान शर्तों पर सरकार ऋण उपलब्ध करवाएगी, आसान शर्तों पर जमीन उपलब्ध करवाएगी। नहीं, जैसे अगर आप देखें मेदांता हॉस्पिटल है, बड़ा इन्वेस्टमेंट है। नहीं, जमीन किसने उपलब्ध करवाई है? सरकार ने उपलब्ध करवाई है। मेदांता हॉस्पिटल इस बात को ध्यान में रखता? बोलिए, लोगों को पता ही नहीं है। नहीं, अगर आप एनएमसीएच से रेफर्ड केस के रूप में जाते हैं तो मेदांता में इलाज का कोई खर्च नहीं लगेगा, नॉमिनल खर्च लगेगा। और अगर डायरेक्ट मेदांता में इलाज के लिए जाते हैं, नहीं, तब तो गर्दन छपट लेगी। नहीं, लेकिन ये बात कितनों को मालूम है? ये बात कितने लोगों को मालूम है? अगर मालूम हो तो आदमी पहले एनएमसीएच के जरिए जाए, जुगाड़ लगा के एनएमसीएच जाए, वहां से रेफर करवा ले। नहीं, अब हो सकता है जल्दी सिटिंग हो तो रेफर करने के लिए ही तैयार ना हो। नहीं, तो अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो डिफरेंट प्रकार के प्रलोभन देती है, आप आइएगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इजी टर्म एंड कंडीशन पर लोन उपलब्ध करवाएंगे। तो अगर आप देखें आयोजन की प्रकृति में भी बदलाव आ रहा, राज्य और सरकार की भूमिका भी यहां पर क्या हो रही है? बदल रही है। नहीं, अगर आप जाकर के देखें और क्या क्या हो रहा, नहीं, लाइसेंसिंग सिस्टम को क्या किया जा रहा है? लाइसेंसिंग सिस्टम को अप्रभावी बनाना। आज के कंटेक्स्ट में देखें तो लाइसेंसिंग सिस्टम लगभग समाप्त हो चुका है, लगभग समाप्त हो चुका है। केवल 5 कंटेक्स्ट हैं जिनके कंटेक्स्ट में लाइसेंसिंग की जरूरत होती है। नहीं, अगेन अगर आप जाकर के देखें, मदों का वर्गीकरण जो था अप्रासंगिक, इररिलेवेंट हो गया। आज के कंटेक्स्ट में देखें, अनुसूची क जहां 17 मद थे वहां केवल 3 मद है, और उनमें भी देखेंगे पार्शियली परमिशन दिया जा रहा है। नहीं, 14 मद बाहर निकाले जा चुके, अनुसूची ख गायब है, पूरी तरह से ओपन कर दिया गया। किसके लिए? प्राइवेट सेक्टर के लिए। नहीं, अगेन अगर आप जाकर के देखें, एसएसआई आरक्षण की व्यवस्था को क्या किया गया? चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया गया।
फेज्ड मैनर में नहीं। अगर आप देखें आज के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो बाजार कीमत क्या है, प्रभावी है नहीं। बातें स्पष्ट हुई। अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो आज के कंटेक्स्ट में क्या पाएंगे, फेरा की जगह फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। आज के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें एमआरटीपी एक्ट की जगह क्या आ चुका है, कंपटीशन एक्ट, प्रतिस्पर्धा अधिनियम। बातें स्पष्ट हुई या नहीं? नहीं तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म का प्रोसेस चला। कोई डाउट इसमें? अब समस्या क्या आती है उसको इन ब्रीफ समझें। कई काम जो है वर्तमान सरकार ने जो किए हैं, कई अच्छे काम किए। ये तारीफ मेरे मुंह से कम ही सुनिएगा। अगेन उसमें एक दो चीज और आप देखेंगे। कहां गया, एक दो डायमेंशन और आप ऐड कर लें। व्यापार एवं निवेश नीति का उदारीकरण, व्यापार एवं निवेश नीति का उदारीकरण। पहले अगर आप जाकर के देखें तो मैक्सिमम 40% एफडीआई की अनुमति थी, नहीं उसमें भी देखेंगे बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। अधिकांश क्षेत्र थे जहां पर एफडीआई रेस्ट्रिक्टेड था। आज के कंटेक्स्ट में देखें तो लगभग 50 एफडीआई की अनुमति 100% दी जा चुकी है अधिकांश क्षेत्रों में। नहीं, बाहर से पूंजी लाने की छूट है पूरी, यहां से अभी भी पूंजी ले जाने की पूरी छूट नहीं है। ठीक है। अब अगर हम मूव करें, ये जो फर्स्ट फेज का इकोनॉमिक रिफॉर्म रहा, ये समझना है आपके लिए, क्योंकि समस्या की शुरुआत यहीं से होती है। तो ये जो फर्स्ट फेज का इकोनॉमिक रिफॉर्म होता, इस इकोनॉमिक रिफॉर्म की सीमा क्या रहती? तो पहली चीज अगर आप देखें, नहीं या इंडस्ट्री सेंट्रिक रहा, अर्थात आर्थिक सुधारों में किसको प्राथमिकता दी गई? औद्योगिक सुधारों को प्राथमिकता दी गई, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म को प्राथमिकता दी गई। एंड एट द सेम टाइम देखें, सम सर्विसेज, कुछ सेवाओं को भी प्राथमिकता दी गई, नहीं जिसमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को आप रख सकते, जिसमें फिनेंशियल सर्विसेज को रख सकते। बातें समझे? वित्तीय
क्षेत्रक सेवाएं जो हैं उनको रख सकते, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को रख सकते नहीं। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर देखें, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर देखें, तो चूंकि यह रिफॉर्म, यहां पर एक और चीज ऐड करें, नहीं, एग्रीकल्चर की उपेक्षा, इकोनॉमी के रिफॉर्म के प्रोसेस में एग्रीकल्चर सेक्टर नेग्लेक्टेड बना रहा, और एग्रीकल्चर सेक्टर की उपेक्षा का मतलब क्या हुआ? इसका दो मतलब होगा। गांव की उपेक्षा, किसानों की उपेक्षा। गांव की उपेक्षा, किसानों की उपेक्षा। बातें समझ रहे हैं? और यह जो रिफॉर्म है, जिसमें औद्योगिक क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई, कुछ सेवाओं को प्राथमिकता दी गई, नहीं, नेचर क्या है होगा इस रिफॉर्म का? शहर केंद्रित। अब बातें समझ में आई? अर्बन सेंट्रिक रिफॉर्म रहा, क्योंकि जिन सर्विसेज को इंक्लूड किया गया और इंडस्ट्री को इंक्लूड किया गया, तो वो अर्बन सेंटर नहीं। और एक और चीज हुआ, वह क्या हुआ? तो आप अगर आप जाकर के ये बातें समझ में आ गई या नहीं? तो ऑब्वियसली जिस ग्रोथ स्ट्रैटेजी को अपनाया गया 1990 के दशक में इकोनॉमी के रिफॉर्म के प्रोसेस में, वह ग्रोथ स्ट्रैटेजी अगर इंडस्ट्री को फोकस कर रही है, सर्टेन सर्विसेज को फोकस कर रही है, उसका ओरिएंटेशन अर्बन है, तो जो ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, उस इकोनॉमिक ग्रोथ के बेनिफिट कहां तक सेंटर्ड होते जाएंगे? नहीं। तो अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, इकोनॉमिक ग्रोथ के बेनिफिट शहरों तक सीमित रहे, गांव तक उस बेनिफिट को जो पहुंचना था, नहीं, यहां पर अगर आप जाकर के देखें, गांव तक नहीं पहुंच पाना। अब धीरे धीरे देखेंगे, यहां से ऐसे के टॉपिक भी खुलेंगे और प्रश्न के टॉपिक डायमेंशन भी खुलते जाएंगे। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इस इकोनॉमी के रिफॉर्म ने क्या किया? इस इकोनॉमी के रिफॉर्म ने रूरल अर्बन डिवाइड को क्या किया? रूरल अर्बन डिवाइड को इसने शार्पेन करने का काम किया। ग्रामीण शहरी विभेद जो है क्या हुआ? बढ़ता चला गया। और इस ग्रामीण शहरी विभेद को संकेतित करने के लिए क्या कहा गया? भारत, इंडिया डिवाइड। जिसमें भारत किसको रिप्रेजेंट करता? ग्रामीण इंडिया को रिप्रेजेंट करता, और इंडिया किसको रिप्रेजेंट करता? रूरल अर्बन भारत को। अब बातें समझ में आई या नहीं? नहीं। और इस चीज को समझे
कि आप लोग जो आज जिस काम में लगे हुए हैं लाठी और तलवार लेके, बिहार से लेके बंगाल तक नाटक कर रहे हैं, हमारे गृह मंत्री जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, कल ही ना आए थे, नहीं कि 40 में 40 सीटें दे दो, नहीं दंगाइयों को सूली पर लटका देंगे। नहीं, अब आप लोगों ने क्या मतलब समझा मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे जैसे लोगों ने एक मतलब समझा कि जब तक 40 सीट नहीं दोगे तब तक ये होता रहेगा। नहीं, और 40 सीट सिंबल है, जब तक बिहार की सत्ता हमको नहीं सौंपोगे तब तक ये होता रहेगा। समझे, सिंपल फॉर्मूला है, वो कितनी भी आप कोशिश कर ले देखिएगा होगा यही। जिस दिन बिहार में उनकी सत्ता आ गई दंगा बंद। गुजरात में अब दंगा हो रहा है, नहीं ना हो रहा है। जहां जहां सत्ता में नहीं है आप देखिएगा वहां वहां समस्या होगी। यूपी में दंगा होता दिखाई पड़ रहा, अब ध्वस्त करना, वो सरकार कानून अपना काम कर रही है, समझे, अब बढ़ने दीजिए ना। तो एक तो आपने देखा रूरल अर्बन डिवाइड बढ़ रहा है, कृषि और किसानी की स्थिति क्या हो रही है, बदहाल हो रही। अगेन अगर आप जाकर के देखें, यह जो इतना जल्दी आप लोग भागते हैं ना, नहीं, अगर आप जाकर के देखें, यह रिफॉर्म इंडस्ट्री सेंट्रिक रहा और इस रिफॉर्म की दो और खासियत रही। यह इंडस्ट्री सेंट्रिक रिफॉर्म टेक सेंट्रिक रहा। नहीं, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में फोकस किस पर किया गया, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन पर फोकस किया गया, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के बिना इकोनॉमी का मॉडर्नाइजेशन संभव नहीं था। नहीं, और इसका परिणाम क्या होता है, तो ये जो उम्मीद की गई कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, ऐसा नहीं होता। और स्थिति क्या पैदा लेती, स्थिति पैदा लेती है जॉबलेस ग्रोथ की। चीजें जुड़ रही हैं या नहीं, बतलाइए। अगेन अगर आप देखें तो यह इंडस्ट्रियल रिफॉर्म एक और टेक सेंट्रिक होता, तकनीक पर केंद्रित होता। दूसरी ओर अगर आप जाकर के देखें तो यह इस इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में प्राथमिकता किसको दी जाती, रिफॉर्म एट एंट्री पॉइंट। इसका मतलब समझ में आया, उद्यमता के क्षेत्र में प्रवेश में जो अवरोध थे उन अवरोधों को दूर किया जाता है, फोकस उसको किया जाता, और फोकस उसको किया जाता ताकि कैपिटल के फ्लो को बढ़ाया जाए, ताकि इन्वेस्टमेंट के फ्लो को बढ़ाया जाए, टेक्नोलॉजी के फ्लो को बढ़ाया जाए। नहीं, बातें समझ रहे हैं या नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाए, पर्पस ये है। लेकिन यहीं पर अगर आप आकर के देखें, अगर आपको पता हो कि सार्थक में जा रहे हैं हम, नहीं 2 बजे से ऐसे का क्लास करने के लिए और 4 बजे से मैराथन जीएस का क्लास करने, और जाएंगे तो वहां से आने नहीं दिया जाएगा। अब एक के बार मेंस एग्जाम के बाद आने दिया जाएगा,
तो आप आइएगा, बतलाइए, क्या हाँ या ना कुछ बोलेंगे ना? नहीं, मतलब आना आसान बना दूं और जाना मुश्किल बना रहे। मेरी मर्जी, रात में 2 बजे छोड़ूंगा, रात में सुबह में 5 बजे छोड़ूंगा, तो आएंगे? तो एंट्री पॉइंट क्या किया गया? एंट्री पॉइंट पर रिफॉर्म को आसान बनाया गया, लेकिन नहीं, नेग्लेक्टेड रिफॉर्म एट एग्जिट पॉइंट। इशारा किसकी तरफ है? इशारा अगर आप देखें तो लेबर रिफॉर्म की तरफ है। इशारा किसकी तरफ है? एग्जिट पॉलिसी की तरफ है। इशारा किसकी तरफ है? बैंकरप्सी कोड के अभाव, अंतरराष्ट्रीय मतलब दिवालिया कानून के अभाव की तरफ है। मतलब आप उद्यमता के क्षेत्र में प्रवेश तो कर सकते हैं, नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि गलत जगह फंस गए हैं तो आप अपनी पूंजी को लेकर वापस नहीं जा सकते, उसकी अनुमति आपको नहीं मिलेगी। अब परिणाम क्या होगा कि जो रही से ही पूंजी भी है वो भी समय के साथ डूबती चली जाएगी। क्योंकि विस्तार में जाने का समय नहीं है। 1885 में सिका आया, इकोनॉमिक रिफॉर्म में ऐड करें, राजीव गांधी के समय जो हुआ। 1985 में सिका आया, सिका का फुल फॉर्म था सिक इंडस्ट्रियल कंपनी एक्ट, ठीक है। नहीं, और 1987 में BIFR आया सिका के प्रोविजन के तहत। गौर कीजिएगा, BIFR का मतलब बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फिनांस एंड रिकंस्ट्रक्शन। कॉन्सेप्ट क्या था बतला देता हूं। हुआ ये कि अब हम लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़े, नहीं तो लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा? अचानक ऐसी इकोनॉमी जिसको ग्लोबल कंपटीशन से प्रोटेक्ट किया गया है, यहां तक कि लीडिंग रोल में जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं उनको डोमेस्टिक प्रोटेक्शन से भी प्रोटेक्ट किया गया है, अचानक आप उनको ओपन कंपटीशन फेस करने के लिए छोड़ देते हैं। उसको खुली प्रतिस्पर्धा का सामना करना है, घरेलू निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा का और विदेशी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? दो ही चीजें होंगी। उस कंपटीशन में जो सरवाइव करने की स्थिति में होंगी वो ग्रो करेंगी, नहीं प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में जो काम करने की कोशिश करेंगी कंपनियां वो ग्रो करेंगी तेजी से। और जो सरवाइव करने की स्थिति में नहीं होंगी क्या होंगी? धीरे 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 जो है नहीं वो ऑटोमेटिकली उनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी? खराब होती चली जाएगी, नहीं। और एक समय ऐसा आएगा जहां वह ठप पड़ जाएंगे। तो होना चाहिए था नहीं कि ठप पड़ने के पहले तो बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फिनेंशियल एंड BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फिनांस एंड रिकंस्ट्रक्शन, BIFR के गठन के जरिए किया गया कि सिक इंडस्ट्री का जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व किया जाए। मतलब जो सरवाइव करने के बीमार हो चुके हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, नहीं तो उसका कॉन्सेप्ट क्या था समझिए। कंपनियां बीमार हो चुकी हैं, BIFR से उम्मीद की गई कि यह इलाज करे, नहीं। अब BIFR ने क्या किया? एक तो लंबा डिले किया मामले के निष्पादन में, नहीं।
कि पता चला रोगी बीमार में गया, कैजुअल्टी में जाने की स्थिति था, इलाज में लाइन लगा करके प्रतीक्षा कर रहा है, कोरोना के समय जो हुआ था। नहीं, परिणाम क्या होगा? प्रतीक्षा करते करते हॉस्पिटल पहुंचने के पहले दम तोड़ देगा। नहीं, तो जो भी पूंजी बचाई जा सकती थी वो भी डूब गई। नहीं, और मैक्सिमम केस में क्या होता, BIFR जो है एग्जिट की अनुमति नहीं देती थी, क्योंकि हमारा कानून किसके पक्ष में था? श्रमिकों के पक्ष में था, लेबर इंटरेस्ट की बात करता था, तो उसको अनुमति नहीं दी गई। नहीं, पता चला सरकार ने उसको रिवाइव करने के लिए सहायता दी, वित्तीय सहायता, तो जो पूंजी लगी हुई थी वो तो डूबी ही नहीं, ऊपर से रिवाइव करने के लिए भी जो पूंजी दे रहे वो भी डूब रही है। नहीं, हालात तो सुधरने से रहे। अब बातें समझ में आई या नहीं? तो इसके लिए आवश्यकता थी लेबर रिफॉर्म की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जाए, एग्जिट पॉलिसी डिराइव की जाए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो 2016 में लाया गया उस दिशा में पहल भी अपेक्षित थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। कम से कम मोदी सरकार ने इस दो फ्रंट पर, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और दूसरा लेबर रिफॉर्म होना चाहिए था, इससे मैं भी सहमत हूं। नहीं, लेकिन वो जो लेबर रिफॉर्म हुआ कहीं ना कहीं वहां पर लेबर इंटरेस्ट की को ओवरलुक किया गया। एक इम्बैलेंस पहले था तो दूसरा इम्बैलेंसेज अभी भी है। तो खैर, अब इसके कारण अगर आप देखें, इसके कारण किस पर असर पड़ रहा है? इसके कारण अगर आप देखें, नहीं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में अपेक्षित सुधार नहीं। हमने जो उम्मीद किया था, कि इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में तेजी आएगी, वो चीजें दिखाई नहीं पड़ती। नहीं, एंड एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें और क्या क्या होता समझें, क्योंकि प्रश्न इस एरिया से रहेंगे, समझ पर आधारित रहेंगे। ठीक है, परिणाम क्या होता? आगे बढ़े यहां से। क्योंकि आप देखेंगे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो नहीं रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर की उपेक्षा आप कर रहे हैं, कुछ सेवाओं को छोड़ दें तो सर्विसेज सेक्टर जो है वह टू सम एक्सटेंट नेग्लेक्टेड ही है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर तो एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। अब इससे ऊपर क्या हो रहा है, आप ये चीज देखें। नहीं, बात क्या की जा रही? राजकोषीय समेकन, फिस्कल कंसोलिडेशन की बात की जा रही है, फिस्कल रिफॉर्म की बात की जा रही है। और फिस्कल रिफॉर्म के नाम पर क्या किया जा रहा? सब्सिडी रिफॉर्म। इस सब्सिडी रिफॉर्म के कारण क्या हो रहा? सरकारी सहायता का मैकेनिज्म क्या हो रहा है? सरकारी सहायता का मैकेनिज्म कमजोर पड़ रहा है। नहीं, जब भाजपा 2014 के पहले विपक्ष में थी तो कद्दू लेके, प्याज लेकर के भाजपा के नेता प्रदर्शन करते थे। नहीं, सिलेंडर लेकर के प्रदर्शन करते थे कि सिलेंडर महंगा हो गया है, सारा प्रदर्शन सड़कों पर होता था। ये तो विपक्ष आज का नक्कारा है तब ना, और उससे भी ज्यादा नक्कारी जनता है, क्योंकि जनता कहती है महंगाई कब नहीं थी। कहती है, आप किसी से बात करके देखिए महंगाई कब नहीं थी, किस शासन में नहीं था। नहीं? तो कई बार तो इच्छा होती है पटक करके बड़ी मार मारे, समझे ना?
आज सिलेंडर तो सस्ता मिल रहा होगा, सब्सिडी की राशि हर महीने जो है जा रही होगी नहीं? अगर आप देखें इसके कारण क्या होता है, सरकार से सहायता का मैकेनिज्म लगातार कमजोर पड़ रहा है और कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या हो रहा, बातें समझ रहे हैं या नहीं? नहीं, इसका परिणाम क्या हो रहा, गैप, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। राष्ट्रवादी सरकार के राष्ट्रवादी उद्योगपति हैं अंबानी, 14 में 609 नंबर पर थे। इधर थोड़ा गड़बड़ा गए हैं, लेकिन घबराइए मत, समझे, फिर वापस आएंगे। ये सरकारें किसी की रहे, ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जो है वो चढ़ते चढ़ते 609 नंबर से कहां पहुंच गए, सेकंड थर्ड पोजीशन पर आ गए थे अडानी साहब। बेचारे अंबानी मुंह देखते रह गए। यद्यपि उन्होंने भी बहुत प्यार किया था, लेकिन उनका प्यार एक तरफा था, वन साइडेड लव था, समझे। और ये जो कांग्रेस थोड़ा बहुत उभरती दिखाई पड़ रही है, इसमें अंबानी अडानी के राइवलरी की भी अहम भूमिका है, मेरी बात ध्यान रखिएगा, समझे। आने वाले समय में ये चीजें होंगी। तो अगर आप देखें इकोनॉमिक डिस्पैरिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, नहीं। अगर आप देखें गिनी कोफिशिएंट जो है, नहीं, गिनी कोफिशिएंट, गिनी गुणांक सुना है ना, जो क्या दर्शाता है, नहीं, आर्थिक विषमता की स्थिति को दर्शाता है। 0 to 1 के बीच वेरी करता, नहीं। और 0 to 1 के बीच अगर वेरी करता है तो आप देखें 0 की तरफ अगर मूव कर रहा तो इसका मतलब डिस्पैरिटी कम हो रही, 1 की तरफ मूव कर रहा है तो डिस्पैरिटी बढ़ रही है। तो गिनी गुणांक को अगर आप देखें तो वो क्या हो रही है, 0 से 1 की तरफ बढ़ रही है। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि अगर आप जाकर के देखें, अमीर और अमीर हुए और गरीब और क्या हुए, वैसे उनको होना भी चाहिए, नहीं। वो लोग जी के भी देश में कुछ योगदान नहीं कर रहे हैं तो जी के क्या करेंगे, क्या क्या नहीं, अब और भी योगदान कर रहे हैं। लाठी उठी लेके धर्म को वही बचा रहे हैं, समझे। लाठी भाला लेके देखिएगा रामनवमी में, वही लोग बचा रहे हैं। तो अमीर और गरीब अमीर हो रहे, गरीब और गरीब हो रहे, नहीं। एंड एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें तो रीजनल डिस्पैरिटी भी क्या हो रही है, रीजनल डिस्पैरिटी भी लगातार बढ़ रही है, नहीं। क्योंकि अभी भी देखें सारे रास्ते गॉड की तरफ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट जितना आ रहा है पिछले 3 दशकों में, 33 वर्षों में, अब तो खैर मान लीजिए 33 वर्ष में जो है बिहार चौपटी शासन के अंतर्गत रहा है, नहीं। नहीं तो कल अगर नीतीश जी फिर पलटी मार दें तो बात होगी 15 साल का जंगल राज बनाम सुशासन, नहीं। और भाजपा जोर शोर से सुशासन की बात करेगी, लेकिन अभी आजकल जंगल राज वाला दौर चल रहा है। तो अगर आप जाकर के देखें, नहीं, तो आप यह पाएंगे कि इन्वेस्टमेंट प्राइमरली कहां जा रहे हैं, मोर देन 50% इन्वेस्टमेंट 5 राज्यों को जा रहे हैं। और उनमें अगर आप देखें तो इधर से केवल एनसीआर है, इधर साउदर्न स्टेट है और वेस्टर्न स्टेट है, नहीं।
नॉर्थ इंडिया के लिए एनसीआर को छोड़ दे तो जगह नहीं है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए आपको जगह नहीं मिलेगी, सेंट्रल इंडिया के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो रीजनल डिस्पैरिटी भी क्या है, बढ़ रही है। यहां पर एक और चीज ध्यान रखेंगे, इस बढ़ती हुई रीजनल डिस्पैरिटी का एक और कारण है। इस बढ़ती हुई रीजनल डिस्पैरिटी का कारण क्या है कि एक और इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुआ, दूसरी ओर पॉलिटिक्स ऑफ सोशल जस्टिस शुरू हुई। नहीं, अगर आप देखें तो बिहार यूपी जैसे राज्य ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रोसेस में पिछड़ते चले गए, तो उसका और भी कारण है, लेकिन उसका एक महत्वपूर्ण कारण क्या है कि उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तुलना सोशल जस्टिस को कहीं अधिक प्राथमिकता दी। और सोशल जस्टिस को जब उन्होंने प्राथमिकता दी तो ऑब्वियसली फोकस क्या होगा, ग्रोथ की बजाय डेवलपमेंट की ओर होगा, और डेवलपमेंट सोशल कंटेक्स्ट में, सोशल जस्टिस के कंटेक्स्ट में। नहीं, तो फोकस शिफ्ट किया। और दूसरा, सोशल जस्टिस को अगर आपने फोकस किया है तो सोशल जस्टिस को फोकस करने के कारण क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा बस समाज में। नहीं, घर में सोशल जस्टिस की बात करें तो सोशल जस्टिस किसकी कंटेक्स्ट में घर में बात कीजिएगा, घर के भीतर, जेंडर के कंटेक्स्ट में। नहीं, तो अगर सोशल जस्टिस की बात घर में हो, जेंडर जस्टिस की बात घर में हो, नहीं, तो पति पत्नी का झगड़ा बढ़ेगा या घटेगा, भाई बहन का झगड़ा बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। नहीं, तो ठीक उसी प्रकार समाज में सोशल जस्टिस की बात हुई तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड के बीच टकराहट बढ़ी। उस टकराहट, वो टकराहट क्या करे, वो अनिवार्य है। आप लाख कहते रहे कि लालू यादव के समय जंगल राज था, ये हम जैसे लोगों के लिए बहुत मैटर नहीं करता, स्पष्ट मैं कहता हूं। इसका यह मतलब नहीं है कि वो दोष मुक्त है। उनकी गलती यह रही कि उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट चाहिए था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट लैकिंग था, उस एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट का अभाव था। लेकिन एट द सेम टाइम कहूंगा कि उसके सोशल रूट्स थे, इकोनॉमिक रूट्स थे, उसके पॉलिटिकल रूट्स थे, और उसके सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल रूट्स को ओवरलुक करके आप लॉ एंड ऑर्डर के डिटोरिएशन को नहीं देख सकते, उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते। इतनी बातें स्पष्ट हुई नहीं? अब अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, एक और चीज देखें, 2004 नहीं, 2004 में एनडीए की सरकार ने नारा दिया। क्या नारा दिया? साइनिंग इंडिया। ये नारा किसका था? एनडीए का। और यूपीए आती है 2004 में। यूपीए ने किसकी बात की? नहीं, 2005 में उसने बिल्डिंग इंडिया की बात की। नहीं, बिल्डिंग इंडिया की बात की। मतलब ये कंफ्यूजिंग नहीं है? ये भारत चमका पहले बना बाद में। नहीं, एक कहावत है, लाइट कम फोकस ज्यादा, वही था। लाइट कम फोकस ज्यादा रियल सेंस में। ये जो साइनिंग इंडिया की बात की गई, यहां से अब देखिए किसको ध्यान में रखते हुए, और भारत निर्माण की जो बात की जा रही है किसको ध्यान में रखते हुए? तो बेसिकली यहां पर 10 मिनट का और समय लूंगा मैं, थोड़ा सा इस प्रोसेस को समझे। अब क्या करना चाहता हूं, क्योंकि यहीं से गुत्थियां सुलझेंगी।
क्योंकि आधे क्लास तक तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा ये पढ़ा क्यों रहे हैं। क्या गलत तो नहीं कह रहा ना? क्योंकि यहां से तो प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। बेसिकली आप देखें तो दरअसल इकोनॉमी के रिफॉर्म की दिशा में जो हमने पहल की, एक बात अक्सर मैं कहता, चेंज योरसेल्फ अदरवाइज टाइम विल चेंज यू। बदलना तो आपको है। श्रीकांत वर्मा की एक पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है। श्रीकांत वर्मा की एक पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है। सवाल यह नहीं कि तुम समय के साथ चल रहे हो, सवाल यह नहीं तुम समय के साथ चल रहे हो, सवाल यह है कि समय तुम्हें बदल रहा है या तुम समय को बदल रहे हो। समय तुम्हें बदल रहा है या तुम समय को बदल रहे हो। नहीं, जब तुम समय को बदलोगे तो यू विल बी द प्राइम बेनिफिशियरीज फ्रॉम दो चेंजेज। जब तुम समय को बदलोगे का मतलब, जब आप समय को बदलने की कोशिश कीजिएगा, और जब इसी में जोड़ना मैं चाहूंगा, जब आप समय रहते अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिएगा तो उस बदलाव का फायदा आपको मिलेगा। क्लियर? लेकिन जब समय आपको बदलेगा, समय कब बदलता है? समय आपको कब बदलता? जब समय आपको मजबूर कर देता है बदलने के लिए। हम लोग जैसे आदमी जो बातें, मतलब फ्रेंकली पूछे तो जो बातें पिछले 8-9 साल में समझ में आई, अगर वो बातें 2006, 7, 8, 9 में समझ में आ जाती तो आज मैं आपके सामने नहीं होता, नहीं होता मैं आपके सामने, नहीं। लेकिन उस समय जिद थी, समय को बदलूंगा अपने हिसाब से, समय के हिसाब से बदलने के लिए तैयार नहीं हुआ। मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात मैं कर रहा हूं, समझे? और सही पूछे तो आज भी समय के हिसाब से बदलने के लिए नहीं तैयार हूं। ठीक है, तो आप इस चीज को समझें, समय रहते अपने आप को बदलिए, यू विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दो चेंजेस। अदरवाइज यू आर बाउंड टू चेंज, यू विल हैव टू चेंज, बट उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ये किसके कंटेक्स्ट में होता? इंडियन इकोनॉमी की कंटेक्स्ट में होता। जब तक बदलने का समय था तब तक इसने अपने आप को बदला नहीं, और जब इसने अपने आप को बदला तब तक समय निकल चुका था। एक बात समझ में आई? नंबर 2, दूसरा एक और चीज समझे। मैं अक्सर कहता, अगर अभी जो बात की वो मेरा वीकनेस है, तो मेरा स्ट्रेंथ है जिस काम को करता हूं पूरे मन से करता हूं, नहीं तो नहीं करता। ये मेरा स्ट्रेंथ है, और इसलिए मुझे रिपेंट करते नहीं देखेंगे, मलाल पछताते नहीं देखेंगे गलती से भी कि अगर ये करता तो ये होता, तो ये होता ना, मेरी किस्मत ही फूटी थी, ये करते मुझे नहीं देखेंगे। समझे? क्योंकि जो काम करता हूं पूरे शिद्दत के साथ करता हूं और अपने भर बेटर होमवर्क के साथ करता हूं। इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें, हमने इकोनॉमी के रिफॉर्म की दिशा में जो कदम बढ़ाया, मजबूरी में बढ़ाया, अंडर कंपल्सन बढ़ाया। पहली चीज अंडर कंपल्सन बढ़ाया, और दूसरी चीज जो है, आप इस बात को समझे कि हमने इकोनॉमी के रिफॉर्म की ओर जो कदम बढ़ाया, हाफ हार्टेडली बढ़ाया, आधे अधूरे मन से नहीं। नंबर 3, तीसरी बात जो कहूंगा, वहां पर प्रॉपर होमवर्क का अभाव था। प्रॉपर होमवर्क हमने नहीं किया।
और इसलिए उस इकोनॉमिक रिफॉर्म का जो फायदा हमें मिलना चाहिए था, जितना फायदा मिलना चाहिए था उतना फायदा हमें नहीं मिला। क्लियर? क्लियर? ये बात आपको कब समझ में आएगी? ये बात आपको समझ में आएगी जब इंडियन इकोनॉमी के समानांतर, यद्यपि देखेंगे पहले हम अपनी तुलना चीन से करते थे और वर्तमान नेतृत्व को इस बात का श्रेय देना होगा हमें कि अब हम अपनी तुलना पाकिस्तान से करते हैं। ये क्रेडिट देना होगा, डिजर्व करती है। समझे? पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को गड़बड़ाते देखते हैं तो हमको लगता है असीम शांति मिलती है, लगता है वाह मजा आ गया। नहीं, हमारी क्या दुर्दशा है उस पर नजर ही नहीं जाती। बेसिकली अगर आप जाकर के देखें, चीन के सापेक्ष हम कहीं नहीं ठहरते। और क्यों नहीं ठहरते, इसके पीछे भी रीजन है, उसको समझने की जरूरत है। जब समझेंगे तब हमारी ग्रोथ स्ट्रैटेजी के जो फॉल्ट लाइन थे वो आपकी समझ में आएंगे। चाइना को अगर आप देखें, सोशलिस्ट कंट्री था नहीं? 1960s में माओ के समय ही ग्रेट लीप फॉरवर्ड की पॉलिसी को अपनाया गया। और ग्रेट लीप फॉरवर्ड की पॉलिसी को जो अपनाया गया तो उसके जरिए अगर आप देखें तो लिमिटेड सेंस में क्या किया गया, प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट कैपिटल, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए स्पेस निकाला गया। और अगर आप देखें तमाम लिमिटेशन के बावजूद उस फेज में जाकर के देखेंगे, चाइना की जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी जो थी उसने सरप्लस क्रिएट किया। चाइना की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई पड़ता। 1970s में देन जियोपिंग जो थे, उनके समय में आप देखें चाइना में कल्चरल रिवॉल्यूशन होता, सांस्कृतिक क्रांति होती है। और उस सांस्कृतिक क्रांति के जरिए क्या किया गया, चाइनीज कल्चरल माइंडसेट में बदलाव का आधार तैयार किया गया। ठीक है? और इन दोनों के बैकग्राउंड में जाकर के देखें, 1978 में 1978-79 में चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म की दिशा में इनिशिएटिव लिया। चाइना सोशलिस्ट कंट्री होने के बावजूद इकोनॉमिक रिफॉर्म की दिशा में इनिशिएटिव ले रहा है 1978-79 में। और उस समय तक भारत और चीन जो है इकोनॉमिकली कंटेक्स्ट में बात करें तो बहुत अंतर नहीं था, एक दूसरे के करीब थे। ठीक है? और हम सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं थे, हमारी इकोनॉमी क्या थी, मिक्स इकोनॉमी थी। लेकिन मिक्स इकोनॉमी होने के बावजूद हमने क्या किया, हमने जो है सोशलिज्म को खंभे की तरफ पकड़ करके बैठे रहे। किसी भी प्रकार के चेंज की बात होती, किसी भी प्रकार के इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात होती, हम लगातार उसको रेसिस्ट करते रहे। नहीं, चीन ने हमारे 13 साल पहले जो है, चीन ने समय रहते इकोनॉमिक रिफॉर्म की दिशा में पहल की। सोवियत संघ भी टालता रहा, भारत वाला रवैया रहा, सोवियत संघ बिखर गया ना। बिखराव का प्राइम रीजन क्या था, उसमें उस फ्लेक्सिबिलिटी का अभाव था, जो फ्लेक्सिबिलिटी उसको क्राइसिस से बाहर निकाल सकती थी, जो फ्लेक्सिबिलिटी 1929-33 के दौरान पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने दिखाई थी। किन्स जिस फ्लेक्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, वेलफेयर इकोनॉमी के तत्वों को अपनाकर, सोशलिस्ट कंपोनेंट को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंतर्गत अपनाकर, मार्केट के रेगुलेशन की बात करके, लिमिटेड इंटरफेरेंस की बात करके स्टेट और गवर्नमेंट के। अब अगर जाकर के देखें तो एक तो चाइना ने समय रहते इकोनॉमिक रिफॉर्म की दिशा में पहल की, नंबर 1। नंबर 2, किसी मजबूरी में उसने पहल नहीं की चीन ने, अंडर कंपल्सन उसने नहीं किया, किसी आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक की शर्तों के कारण उसने नहीं किया। और नंबर 3 अगर आप जाकर के देखें, नहीं,
आगे चल करके ग्रेट लीप फॉरवर्डिंग की नीति असफल रही थी और उसके बाद जो है फैमिली बेस्ड फार्मिंग को परमिट किया गया था। ठीक है, अब अगर जाकर के देखें तो तीसरा काम चीन ने प्रॉपर होमवर्क के साथ चीन ने इकोनॉमिक रिफॉर्म की दिशा में पहल की। एग्रीकल्चरल सरप्लस उसके लिए है और दूसरा कल्चरल माइंडसेट में चेंज हुआ, चेंज के लिए चीन तैयार हुआ और एग्रीकल्चरल सरप्लस उसके इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट उपलब्ध करवा रहा है। चाइना की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के बीच अगर आप देखें तो कोऑर्डिनेशन है और अल्टीमेटली इस कोऑर्डिनेशन की बदौलत चीन ने ऐसी उपलब्धि हासिल की जो दुनिया के किसी दूसरे देश को नहीं मिली। कमोबेश लगातार 3 दशकों तक नियर अबाउट डबल डिजिट इकोनॉमिक ग्रोथ को रजिस्टर करने वाला देश चीन बचा। नियर अबाउट डबल डिजिट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को किसी दुनिया के किसी दूसरे देश में ऐसी चीजें नहीं दिखाई पड़ती। और आज भी अगर आप देखें तो चाइना इकोनॉमिकली जो है अमेरिका की नाक में दम किए हुए है। और यहां पर एक बात और ध्यान रखेंगे, जब आजाद भारत की सरकारों की विफलता की बात करते ना तो एक विफलता तो जरूर उसकी बात होनी चाहिए। इंडियन इकोनॉमी तब तक मजबूत रही, भारतीय अर्थव्यवस्था तब तक मजबूत रही जब तक आप देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योगों के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन बना रहा। और यह संतुलन 19वीं शताब्दी के पहले तक बना रहा। और जब तक यह सामंजस्यपूर्ण संतुलन बना रहा तब तक अगर आप जाकर के देखें तो इंडियन इकोनॉमी का बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है इंडिया के फेवर में रहा। चाइना के कंटेक्स्ट में यह संतुलन बना हुआ है, बैलेंस ऑफ ट्रेड चाइना के फेवर में है। नियर अबाउट हमारा जितना फॉरेक्स रिजर्व है उसके 2/3 से ज्यादा चाइना का हर साल का बैलेंस ऑफ ट्रेड होता। हम 600-650 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व पर ही डूबने इतराने लगते हैं। चाइना का फॉरेक्स रिजर्व नियर अबाउट 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का है। बातें स्पष्ट हुई। आजाद भारत के सरकारों की सबसे बड़ी विफलता रही और उस विफलता को आगे बढ़ाने में वर्तमान सरकार की भी भूमिका रही। वह यह कि अंग्रेजों के समय कृषि और उद्योगों के बीच जो कोऑर्डिनेशन का ब्रेकडाउन होता, सामंजस्यपूर्ण संतुलन जो खंडित होता है, उस सामंजस्यपूर्ण संतुलन को एक बार फिर से रिवाइव करना, उसका रिवाइवल संभव आज तक नहीं हो सका है। और उसकी कीमत भारत भी चुका रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था भी चुका रही है और उसकी कीमत भारतीय भी चुका रहे हैं। विशेष करके उसकी कीमत ग्रामीण भारतीय चुका रहे हैं, विशेष रूप से उसकी कीमत किसान चुका रहे हैं, उसकी कीमत किसानी के द्वारा चुकाई जा रही है और विशेष रूप से उसकी कीमत मार्जिनलाइज सेक्शन, हाशिए पर का समूह चुका रहा है, जो कि फार्मिंग प्रोसेस से जो है वह बंधा हुआ है, खेती किसानी की प्रक्रिया से बंधा हुआ है। मैक्सिमम कौन बंधे लोग हैं? आप अंदाजा लगा लेना। 5th एग्रीकल्चर सेंसस शुरू हो चुका है। 4th एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 का डाटा कहता है 55% किसान लैंडलेस है। नहीं तो किसी और किसानी की बदहाली की कीमत किनको चुकानी होगी? ऑब्वियसली जो भूमिहीन काश्तकार हैं, लैंडलेस फार्मर हैं, उनको बड़ी कीमत चुकानी होगी और बहुसंख्यक वो हैं।
उनके बारे में उनकी चिंता करने वाला कोई नहीं है, उनके बारे में सुनने वाला कोई नहीं है। मेरी बातें स्पष्ट हुई यानी? तो ये जो लार्जर कंटेक्स्ट है, इस लार्जर कंटेक्स्ट में रख करके चीजों को देखे जाने की जरूरत है। क्लियर? तो आज यहीं पर रुकूं, कल थोड़ा सा बच गया है, मुझे लगता शायद कल का क्लास ले ले 2004 से लेकर के और अब तक एक बार उसको समअप कर दूंगा, फिर क्वेश्चन आंसर पर मैं आ जाऊंगा। ठीक है, एक बार प्रॉपरली इसको जरूर आप देख लीजिएगा, क्योंकि ध्यान रखें ये ऐसे में भी हेल्पफुल आपके लिए होगा। प्रश्न जिस तरह के पूछे जा रहे हैं वहां पर भी, चाहे बिहार से पूछे जाए, चाहे इंडियन इकोनॉमी से पूछे जाए, आज के जो डिस्कशन किए हैं और कल जो डिस्कशन करूंगा, ये दोनों डिस्कशन बहुत बहुत वैल्यूएबल है। डायरेक्टली प्रश्न के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या नहीं हो, इट डजंट मैटर। क्लियर? थैंक यू।